नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। दुबई में फंसे झारखंड के 14 मजदूर, सरकार से लगाई वतन वापसी की गुहार। झारखंड के प्रवासी मजदूर एक बार फिर विदेश में फंस गए हैं। झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 14 प्रवासी मजदूर इस बार दुबई में फंसे हुए हैं। कंपनी के द्वारा मजदूरों के बीच काम के बदले मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही समय से अधिक काम कराया जा रहा है। इससे मजदूरों को वहां रहने एवं खाने पीने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश में फंसे मजदूरों ने एक वीडियो भेजकर अपनी पीड़ा को साझा करते हुए सरकार से मदद की अपील की है। प्रवासी मजदूरों के हित में कार्य करने वाले सिकंदर अली को मजदूरों ने वीडियो भेजा है। मजदूरों के द्वारा भेजे गए वीडियो को उन्होंने मीडिया के साथ साझा किया है। सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली ने केंद्र और राज्य सरकार से मजदूरों के सकुशल वतन वापसी के लिए ठोस कूटनीतिक पहल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विदेशों में फंसने वाले मजदूरों का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बार प्रवासी मजदूर ज्यादा पैसे कमाने की लालच में विदेश जाकर फंस चुके हैं। काफी मशक्कत के बाद उनकी वतन वापसी कराई गई। इसके बावजूद प्रवासी मजदूर पुरानी घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। ये सभी मजदूर पिछले अक्टूबर 2025 को ईएमसी की कंपनी में ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के लिए दुबई गए थे, लेकिन पिछले 3 महीने से किसी भी मजदूर को ठीक से वेतन नहीं मिला है, जिसकी वजह से सभी मजदूर खाने के लिए मोहताज हो चुके हैं। धनबाद के सिंह मेंशन में बमबाजी, अमन गिरोह के शंकर ने ली जिम्मेदारी। लिखा, जिस धरती पर अमन का खून गिरा उसे बंजर बना देंगे। नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच धनबाद के सरायढेला थाना क्षेत्र स्थित सिंह मेंशन में रविवार देर रात बमबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार रात करीब 11:30 बजे से 12 बजे के बीच में बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने सिंह मेंशन को निशाना बनाते हुए 2 सुतली बम फेंके, जिनमें से एक बम गेट के भीतर जाकर ब्लास्ट हुआ है, जबकि दूसरा बाहर गिर गया। जिस स्थान पर विस्फोट हुआ वहां आमतौर पर लोग बैठते हैं। गनीमत रहे कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन तेज धमाके से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना के वक्त झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह और उनकी पत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह नगर निगम चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। बमबाजी के बाद आवास परिसर में अफरा तफरी मच गई। भीतर मौजूद लोग और सुरक्षा गार्ड बाहर की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक अपराधी फरार हो चुके थे। सिंह मेंशन स्टील गेट के पास स्थित है, जहां पूर्व विधायक संजीव सिंह, विधायक रागिनी सिंह और झरिया की पूर्व विधायक कुंती सिंह निवास करती हैं। चुनाव से ठीक पहले हुई इस घटना ने राजनीतिक हलकों में भी हलचल बढ़ा दी है। लातेहार में शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई। इनोवा क्रिस्टा से 30 पेटी अवैध शराब जब्त, तस्कर फरार, पुलिस खंगाल रही नेटवर्क। लातेहार पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदवा थाना क्षेत्र में 30 पेटी अवैध शराब जब्त की है। यह कार्रवाई कुजरी नदी ओवरब्रिज के पास की गई है, जहां एक इनोवा क्रिस्टा कार से शराब की खेप ले जाई जा रही थी। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख तस्कर मौके से फरार हो गए। हालांकि वाहन और शराब की बड़ी खेप पुलिस के हाथ लग गई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा जब्त की गई शराब में रॉयल चैलेंज और 8 PM जैसे ब्रांड शामिल हैं। जानकारी के अनुसार कुल 30 पेटियां बरामद की गई हैं, जिनमें प्रत्येक पेटी में 180 ml की 24 बोतलें रखी गई थी। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आकी गई है। पुलिस ने शराब ले जा रही बैंगनी रंग की इनोवा क्रिस्टा कार को भी जब्त कर लिया है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शराब को अवैध रूप से किसी दूसरे जिले या राज्य में खपाने की तैयारी थी। मैट्रिक इंटर परीक्षा 3 फरवरी से 1989 केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े पहरे, चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख की नजर। झारखंड में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा को लेकर सभी जिलों को परीक्षा सामग्री भेज दी गई है। जैक ने जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश भी भेजा है। भेजे गए पत्र में कोषागार तक प्रश्न पत्र पहुंचाने से लेकर परीक्षा के दिन केंद्र तक प्रश्न पत्र लाने की प्रक्रिया पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोषागार में परीक्षा सामग्री की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। परीक्षा में कुल 7,48,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक परीक्षा के कुल 4,23,861 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक के परीक्षार्थियों के लिए राज्य भर में कुल 1,232 केंद्र बनाए गए हैं। इंटर की परीक्षा के लिए कुल 3,24,321 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है। इस साल इंटर साइंस की परीक्षा में 90,579, कॉमर्स में 21,195 व आर्ट्स संकाय में 2,12,547 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किया है। राज्य भर में कुल 757 केंद्र बनाए गए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल मैट्रिक इंटर दोनों में परीक्षार्थियों की संख्या में कमी आई है। राज्य में मैट्रिक में गिरिडीह में सबसे ज्यादा 40,827 व खूंटी में सबसे कम 6,097 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं इंटर में गिरिडीह में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे।
जमशेदपुर में कुएं में मिला बच्चे का शव, शाम को खेलने निकला था, फिर नहीं लौटा घर, खेलते वक्त हुआ हादसा। जमशेदपुर के परसुड़िया थाना क्षेत्र के छोटा गोविंदपुर पंचायत भवन बजरंग नगर के पास रविवार रात एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 5 साल का मासूम शिवम कैवंतो की मौत हो गई है। शिवम रविवार शाम करीब 5 बजे अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। शाम 6 बजे के बाद उसने सभी दोस्त अपने अपने घर लौट आए थे, लेकिन शिवम घर नहीं पहुंचा था। देर शाम तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलने पर परिजनों की चिंता बढ़ती चली गई। पिता शिवनाथ कैवतो ने पहले खुद आसपास खोजबीन की, लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो परसुड़िया थाना पुलिस को सूचना दी गई। खोजबीन के दौरान पंचायत भवन के पास स्थित एक कुएं के पास शिवम की चप्पल देखी गई, जिससे परिजनों और स्थानीय लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। बताया जा रहा है कि यह कुआं करीब 30 फीट गहरा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने टाटा स्टील के सुरक्षाकर्मी मजरूल बारी से सहयोग मांगा। रस्सी की मदद से मजरूल बारी कुएं में उतरे और तलाश शुरू की। करीब रात 9:30 बजे कुएं से शिवम का शव बाहर निकाला गया। मासूम का शव निकलते ही मौके पर मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। घटना के बाद पूरे छोटा गोविंदपुर और बजरंग नगर इलाके में शोक का माहौल है। संविदा कर्मियों पर आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल पर पाबंदी। ग्रामीण विकास विभाग ने संविदा कर्मियों द्वारा आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। बिल क्लर्क के आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल अब सिर्फ सरकार के नियमित कर्मचारी ही कर पाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग ने इससे संबंधित कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभाग के विभिन्न कोषांग जैसे मनरेगा, GSLPL, JSWM आदि में ऑनलाइन बिल तैयार करने के लिए बिल क्लर्क के आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल सिर्फ नियमित सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अब तक बिल क्लर्क के आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल संविदा कर्मियों द्वारा किया जाता रहा है। इससे योजनाओं के भुगतान के मामले में कई तरह की गड़बड़ी होती थी। पलामू में कुसड़ी ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों की तलाश में पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी। जिले के पांकी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसड़ी गांव में अंधविश्वास के कारण हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। नामजद आरोपी प्रमोद भुइयां और रविंद्र भुइयां की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। दोनों के खिलाफ पांकी थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार अंधविश्वास और डायन बिसाही के आरोप में विजय भुइयां, उनकी पत्नी कल्या देवी और छोटू भुइयां की हत्या की गई है। घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इधर तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल ममता कुमारी और नीतू देवी का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जहां उनकी स्थिति पर चिकित्सकों की निगरानी बनी हुई है। बताते चले कि घटना स्थल थाना से करीब 20 किलोमीटर दूर है, जहां रविवार को महेश्वरी भुइयां नामक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसके परिजनों को शक था कि विजय भुइयां का परिवार भूत प्रेत का सहारा लेता है। इसके बाद ही महेश्वरी की मौत हुई है। पुलिस ने महेश्वरी के शव का भी पोस्टमार्टम कराया है। झारखंड में अभी शुष्क ही रहेगा मौसम। सुबह शाम छाएगा हल्का कोहरा, दिन में आसमान साफ रहने से चढ़ेगा तापमान। झारखंड में अगले 1 सप्ताह तक मौसम का मिजाज लगभग एक जैसा बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के ज्यादातर जिलों में सुबह के समय कहीं कहीं हल्के दर्जे का कोहरा देखने को मिल सकता है। खासकर रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, देवघर, गिरिडीह और आसपास के इलाकों में सुबह दृश्यता कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकती है। हालांकि कोहरा छटने के बाद दिन में आंशिक बादल रहेंगे। मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान में अगले 3 दिनों तक किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। रांची और इसके आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 26 से 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन में हल्की गर्मी का एहसास होगा, जबकि सुबह और देर रात हल्की ठंड बनी रहेगी। मौसम विभाग ने झारखंड के किसी भी हिस्से के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की है। सभी प्रमंडलों में मौसम सामान्य और सुरक्षित रहने की संभावना है। शुष्क मौसम के कारण किसानों के फसलों को कटाई और अन्य कृषि कार्यों में सहूलियत मिलेगी। वहीं शहरी इलाकों में सुबह के कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल मिलाकर फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड का मौसम सामान्य और अनुकूल बना रहेगा। फरवरी की शुरुआत के साथ ही तापमान के मिजाज में साफ बदलाव देखने को मिल रहा है। चेन्नई समुद्र तट पर हादसा। मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग पर गए रांची के युवक सहित 3 डूबे, 1 का शव बरामद। चेन्नई तट पर रविवार को छुट्टी मनाने गए 3 युवक समुद्र में नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए, जिनमें से 1 का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 युवक अब भी लापता हैं। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार तीनों छात्र एकेडमी ऑफ मैरीटाइम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग चेन्नई में नौसेना प्रशिक्षण के लिए चयनित हुए थे। नौसेना प्रशिक्षण केंद्र से रविवार की छुट्टी मनाने के लिए तीनों दोस्त चेन्नई के समुद्र किनारे घूमने गए थे। चेन्नई के समुद्र तट में घूमने के दौरान तीनों ने समुद्र में नहाने का प्रोग्राम बनाया। तीनों दोस्त समुद्र में नहाने के क्रम में गहरे पानी में चले गए। अचानक तेज लहरों ने तीनों को अपनी आगोश में ले लिया।
और जिससे वो गहरे पानी में डूब गए। चेन्नई के समुद्र तट में नहाने और घूमने वाले लोगों ने तीनों को डूबते हुए देखकर मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से तीनों को बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन एक ही युवक को वह लोग निकाल पाए, जिसकी पहचान तमिलनाडु निवासी मुकेश के रूप में की गई है। रांची सुजाता चौक पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल, पीसीआर ड्राइवर सस्पेंड। राजधानी रांची के सुजाता चौक पर पुलिसकर्मी द्वारा बालू लदे वाहन से कथित अवैध वसूली का मामला सामने आया है। रविवार रात करीब 10 बजे पीसीआर वाहन के चालक द्वारा सड़क के बीच बालू लदे वाहन को रोककर पैसे लेते हुए एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी पारस राणा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पीसीआर चालक को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी सड़क पर वाहन को रोककर खुलेआम पैसे का लेन देन कर रहा है। यह वीडियो आम लोगों द्वारा बनाया गया है बताया जा रहा है, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि वह स्वयं मामले की जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे। जांच के दौरान चालक ने सफाई दी कि बालू लदे वाहन के चालक द्वारा एक पर्चा दिखाकर रास्ते के बारे में जानकारी ली जा रही थी और उसके हाथ में पैसा नहीं था। हालांकि वायरल वीडियो और जनभावनाओं को देखते हुए मामले को गंभीर मानते हुए चालक को सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। टंडवा के जंगलों में अफीम की खेती, पुलिस को खुली चुनौती। चतरा में नशे के सौदागरों ने एक बार फिर पुलिस और वन विभाग की मुस्तैदी को चुनौती दी है। टंडवा प्रखंड के दक्षिणी वन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले हुम्बी और बोरासीमर के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो सैकड़ों एकड़ वन भूमि पर लहलहाती यह फसल अब कटाई के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। तस्करों ने अफीम की खेती के लिए ऐसे दुर्गम रास्तों और घने जंगलों का चुनाव किया है जहाँ आम लोगों का आना जाना नामुमकिन है। बोरासीमर के सुदूर जंगली इलाकों में मीलों तक पोस्ते की सफेद और गुलाबी फूलों वाली फसल फैली हुई है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार तस्कर अब पौधों से दूध निकालकर अफीम बनाने की अंतिम प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन तू डाल मैं पात वाली स्थिति हो गई है, जहां पुलिस की निगाह से बचने के लिए तस्कर ने ऐसा उपाय निकाला है कि पुलिस को पहुंचने में कठिनाई का सामना करना पड़े। अफीम की यह खेती ऐसे इलाकों में की गई है जहां पुलिस की गाड़ी तो दूर, पुलिस को पैदल जाने में भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। झारखंड नगर निकाय चुनाव ड्यूटी के लिए बस, ट्रक और बाइक का डेली रेट फिक्स, जाने किस वाहन पर कितना मिलेगा। रांची नगर निगम चुनाव के लिए जिला प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है। चुनाव कार्यक्रम में कई कैटेगरी के 650 से ज्यादा वाहनों की तैनाती की जाएगी। प्रशासन ने इन वाहनों के लिए दैनिक भाड़े की दरें भी निर्धारित कर दी हैं। चुनाव ड्यूटी में लगने वाली सभी वाहन 21 और 22 फरवरी को मोहराबादी मैदान में जमा किए जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूल प्रबंधन, वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। चुनाव कार्य में बस, मिनी बस, कार, जीप, ट्रक, ऑटो, टेम्पो, बाइक, साइकिल और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। मोहराबादी मैदान में वाहनों की साइनिंग और सत्यापन के लिए विशेष कार्यालय बनाया जाएगा। इस स्थान से मतदान कर्मियों, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल और अन्य चुनाव से जुड़े कर्मियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। इन वाहनों का इस्तेमाल ईवीएम और अन्य चुनावी सामग्री को सुरक्षित परिवहन के लिए भी किया जाएगा। प्रशासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यात्री बसों की दरें उनकी सीट क्षमता के आधार पर तय की गई हैं। 49 या उससे ज्यादा सीटों वाली बस के लिए प्रतिदिन 3,530 रुपए, 33 से 48 सीटों वाली बस के लिए 2,980 रुपए और 23 से 32 सीटों वाली बस के लिए 2,520 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाएगा। वहीं 14 से 22 सीटों वाली मिनी बस के लिए 1,800 रुपए तथा 8 से 13 सीटों वाली मिनी बस के लिए 800 से 1,400 रुपए प्रतिदिन की दर तय की गई है। इंडियन आइडल में छाए धनबाद के अभिषेक, टॉप 12 में बनाई जगह। कोयलांचल की धरती से निकलकर प्रतिभाशाली गायक अभिषेक कुमार ने अपनी मधुर आवाज और कड़ी मेहनत के दम पर इंडियन आइडल सीजन 16 के टॉप 12 में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब वे देश के सबसे बड़े सिंगिंग रियलिटी शो के मंच पर लाइव गाला राउंड में नजर आएंगे। इंडियन आइडल के 16वें सीजन का प्रसारण शनिवार और रविवार रात 8 बजे सोनी टीवी पर किया जाएगा। इस सप्ताहांत से शुरू हो रहे पहले गाला राउंड को प्रीमियम पार्टी राउंड नाम दिया गया है, जिसमें प्रतियोगिता और भी ज्यादा कठिन हो चुकी है। अभिषेक के पिता अजय शाह ने बताया कि यह राउंड बेहद चुनौतीपूर्ण और अभिषेक पूरी मेहनत के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभिषेक लगातार 18 घंटे तक मेहनत कर रहा है। हर सुर, हर भाव और हर शब्द पर खास ध्यान दिया जा रहा है। उसका एक ही सपना है, कोयलांचल और धनबाद का नाम पूरे देश में रोशन करना। अभिषेक ने बताया कि शो में जल्द ही वोटिंग लाइन खोली जाएगी। उन्होंने धनबाद, झारखंड और कोयलांचल के लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक वोट देकर उनका समर्थन करें। अभिषेक ने कहा कि आपका एक वोट मेरे सपने को साकार कर सकता है।
मेयर पद के लिए रमा खलखो को कांग्रेस का समर्थन, कल करेगी नामांकन। आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रांची मेयर पद के लिए रमा खलखो को अपना समर्थन देने की घोषणा की है। रमा खलखो कल मेयर पद के लिए नामांकन दाखिल करेंगी। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी को आयोजित होंगे, जबकि मतगणना 27 फरवरी को की जाएगी। चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो चुकी हैं और कई दल अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के नाम सामने ला रहे हैं। रमा खलखो इससे पहले भी रांची की मेयर रह चुकी हैं और उन्हें नगर प्रशासन का लंबा अनुभव है। कांग्रेस का मानना है कि उनके अनुभव और जनसंपर्क का लाभ चुनाव में पार्टी को मिलेगा। कांग्रेस नेताओं ने उम्मीद जताई है कि रमा खलखो के नेतृत्व में पार्टी को नगर निकाय चुनाव में मजबूती मिलेगी। वहीं समर्थकों ने भी उनके नामांकन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। रांची से राजस्थान रवाना हुई झारखंड की दिव्यांग पैरा थ्रो बॉल टीम। ये खिलाड़ी है स्क्वाड में शामिल। राजस्थान में आयोजित होने वाले पैरा थ्रो बॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में भाग लेने के लिए झारखंड की दिव्यांग खिलाड़ियों की टीम सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन से राजस्थान के लिए रवाना हो गई है। यह राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता 3 फरवरी से 5 फरवरी 2026 तक आयोजित होगी। टीम की रवानगी के मौके पर बड़ी संख्या में खेल प्रेमी एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने खिलाड़ियों को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। झारखंड टीम के पुरुष वर्ग में कप्तान सनोज महतो तथा उप कप्तान राजेश कुमार मेहता हैं। अन्य खिलाड़ियों में मुकेश कंचन, पवन लकड़ा, चंदन लोहरा, मुकेश कुमार, अंगद कुमार और प्रमोद कुमार शामिल हैं। वहीं महिला वर्ग की कप्तानी महिमा उराव कर रही हैं। टीम में अनिता तिर्की, प्रतिमा तिर्की, पुष्पा मंज, संजुक्ता एकता, अंशुता टोप्पो, सरिता भूट कुमारी, सुनीता कुमारी, शकुंतला कुमारी, जयश्री कुमारी, पूनम कुमारी एवं तारामणि लकड़ा शामिल हैं। केंद्र प्रायोजित नारी अदालत की महिलाओं को सिर्फ वर्दी और बैज मिलेंगे। पंचायतों में महिलाओं के साथ होने वाली उत्पीड़न आदि को निपटाने के लिए गठित की जाने वाली नारी अदालत की महिलाओं को किसी तरह का मानदेय नहीं मिलेगा। सिर्फ उन्हें 2 साल में एक बार वर्दी और बैज के लिए सिर्फ 800 रुपए दिए जाएंगे। केंद्र प्रायोजित नारी अदालत में इस बात का प्रावधान किया गया है। केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना में नारी अदालत को एक नए हिस्सा के रूप में जोड़ा गया है। मिशन शक्ति योजना के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सहित अन्य कई तरह की योजना पहले से चल रही है। नारी अदालत के गठन का उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले उत्पीड़न और अधिकारों में कटौती जैसी समस्याओं के स्थानीय स्तर पर हल करना है। केंद्र सरकार ने झारखंड के 10 जिलों के 10 पंचायतों में नारी अदालत के गठन की स्वीकृति दी है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति के आलोक में राज्य के रांची, पलामू, साहेबगंज, खुंटी, लोहरदगा, रामगढ़, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम जिले के एक पंचायत में नारी अदालत का गठन होगा। रिम्स ने हाईकोर्ट को बताया बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव का काम अब नई कंपनी कर रही। रिम्स में बायोमेडिकल वेस्ट के उठाव का काम नई कंपनी ने शुरू कर दिया है। इस संबंध में रिम्स ने हाई कोर्ट को जानकारी दी है। शपथ पत्र दाखिल कर रिम्स ने कोर्ट को बताया कि पुरानी कंपनी जो रिम्स से बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव कर रही थी, उसका कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो चुका है। अब रिम्स से बायोमेडिकल वेस्ट का उठाव मेसर्स मेडिकेयर एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड लोहरदगा कर रही है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से अधिवक्ता ऋचा संचित ने कोर्ट को बताया कि झारखंड के कई जिलों में बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लग चुके हैं। अस्पतालों एवं नर्सिंग होम को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कर दिया गया है। सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई 16 फरवरी को वह एक संक्षिप्त नोट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करें, जिसमें कोर्ट के पूर्व आदेश, उसका अनुपालन और उसके सुझाव हो। इरफान अंसारी ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना की, जनता को गुमराह करने वाला बताया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने केंद्रीय बजट की कड़ी आलोचना की है और इसे जनता को गुमराह करने वाला दस्तावेज बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही आम जनता को राहत देने के बजाय उन्हें हार्ट अटैक देने वाला साबित होगा। अंसारी के अनुसार बीजेपी सरकार स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरत पर पूरी तरह विफल रही है और रांची को एम्स न मिलना झारखंड के साथ किया गया एक बड़ा धोखा है। मंत्री ने बताया कि सरकारी अस्पताल बदहाल स्थिति में है, लेकिन इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर केवल भाषण दिए गए हैं और कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। मंत्री ने आरोप लगाया है कि युवाओं के पास रोजगार का कोई रोड मैप नहीं है और न ही भर्ती की कोई समय सीमा तय की गई है, जो उनके भविष्य के साथ एक गंदा मजाक है। महिलाओं को भी रसोई गैस, दाल और तेल की बढ़ती कीमतों से कोई राहत नहीं मिली है और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। किसानों के मुद्दे पर इरफान अंसारी ने कहा कि किसान खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी, सिंचाई और कर्ज से राहत जैसे विषयों पर भाजपा ने चुप्पी साध ली है। अंसारी ने बजट को विकास का नहीं बल्कि जुमलेबाजी का बजट बताया है। धनबाद में चलाया गया सघन वाहन जांच अभियान, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर हुई कार्रवाई।
सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से धनबाद पुलिस ने रविवार को जिले भर में व्यापक वाहन जांच अभियान चलाया है। यह अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार के निर्देश पर संचालित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क हादसे में कमी लाना और लोगों में यातायात अनुशासन के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अभियान का नेतृत्व ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने किया है। इस दौरान सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव तथा प्रशिक्षु IPS अंकित सिन्हा भी अभियान में शामिल रहे। जिले के कई प्रमुख चौक चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक पुलिस एवं स्थानीय थाना पुलिस की संयुक्त टीमों ने वाहनों की सघन जांच की है। जांच के दौरान विशेष रूप से फैंसी नंबर प्लेट, प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड वाहनों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध चालान किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अवैध बदलाव न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करते हैं। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक, निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रमंडलीय प्रभारी की बैठक से पहले कोर कमेटी की अहम बैठक हुई है। इस बैठक में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह भी उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार अरुण सिंह की उपस्थिति में जिले के जिलाध्यक्ष, विधायक और पूर्व विधायक निकाय चुनाव की तैयारियां को लेकर प्रमंडलीय प्रभारी के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक में यह भी तय किया गया कि निकाय चुनाव में मेयर प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा सभी जिला अध्यक्षकों को निर्देश दिया गया कि वे भाजपा समर्थित घोषित उम्मीदवारों को समर्थन दें और उनका प्रचार प्रसार सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत सभी सांगठनिक जिला के जिला अध्यक्ष, प्रमंडलीय प्रभारी, विधायक एवं पूर्व विधायकों की उपस्थिति रही। रांची में 31 जनवरी को हुए हत्याकांड मामले में 3 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में 31 जनवरी को हुई हत्याकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार अमन कश्यप, उसके भाई अनिकेत कश्यप और पिता मुन्ना कश्यप को महज कुछ घंटों में हिरासत में ले लिया गया। हत्या आपसी विवाद के कारण हुई थी। घटना गुलमोहर पार्क में मधेश्वर सिंह के साथ मारपीट के दौरान हुई है, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने रविवार को लालपुर चौक पर सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने सड़क जाम करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया है। सिटी DSP वी रमन ने जनता से अपील की है कि इस तरह की मारपीट या अन्य घटनाओं की सूचना पुलिस को तुरंत दे। उन्होंने कहा कि समय रहते सूचना मिलने पर ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। बिजली विभाग के SDO के पक्ष में उतरे ऊर्जा मित्र, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ मोर्चा। धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में बिजली विभाग के SDO पर महिला की गरिमा भंग करने के आरोप के बाद मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक और जहां स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के हस्तक्षेप से प्रशासन हरकत में आया है, वहीं दूसरी ओर मंत्री के बयान को लेकर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने कड़ा विरोध जताया है। इस पूरी घटनाक्रम ने प्रशासन, बिजली विभाग और ऊर्जा कर्मियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। मामला गोविंदपुर थाना क्षेत्र के सहराज गांव का है। आरोप है कि निरसा सब डिवीजन के SDO नीतीश कुमार बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी के लिए गांव पहुंचे थे। इसी दौरान वह एक घर में गेट तोड़कर घुस गए और छापेमारी की। इस घटना से गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों वन बिजली विभाग की टीम के बीच झड़प की स्थिति बन गई। ग्रामीण महिलाएं SDO को साथ लेकर गोविंदपुर थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन आरोप है कि थाना प्रभारी द्वारा पीड़िता का FIR दर्ज नहीं किया गया, जबकि बिजली विभाग की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। झारखंड नगर निकाय चुनाव आरक्षण की गुगली में क्लीन बोल्ड हुए दिग्गज, पत्नियों के भरोसे रसूख बचाने की सियासी जंग। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बस चुकी है। 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को मतगणना होगी, लेकिन इन चुनाव के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए गए वार्डों के आरक्षण ने राजनीति का पूरा समीकरण बिगाड़ दिया है। कहीं सामान्य वार्ड महिला के लिए आरक्षित हो चुका है, तो कहीं सामान्य सीट अनुसूचित जनजाति या OBC के लिए। सीटों के आरक्षित हो जाने से कई निवर्तमान पार्षद अब अपने वार्ड को छोड़कर दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए विवश हैं। वहीं कई वार्ड ऐसे भी हैं जो पूर्व में सामान्य थे, लेकिन अब महिला के लिए आरक्षित होने के कारण पार्षद अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने को बाध्य हो गए हैं। नगर निकाय चुनाव में वार्ड संख्या 10 में रोमांचक मुकाबला होगा। पूर्व में यह वार्ड सामान्य के लिए आरक्षित था, लेकिन इस बार महिला के लिए आरक्षित किया गया है। नतीजा यह हुआ कि वार्ड संख्या 10 से निवर्तमान पार्षद अर्जुन यादव की पत्नी संगीता देवी, पूर्व पार्षद श्रवण महतो की पत्नी सरस्वती महतो और वार्ड संख्या 11 के पूर्व पार्षद अभय सिंह की पत्नी रंजू सिंह चुनावी मैदान में हैं। शी मार्ट पहल से झारखंड की महिलाओं का संवरेगा भविष्य, इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। केंद्रीय बजट महिलाओं के जीवन से जुड़े कई अहम पहलुओं को छूता नजर आया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों के दाम घटने और शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों के लिए छात्रावास जैसी सुविधाओं की घोषणा से आराम है।
महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के लिए श्री मार्ट जैसी पहल की शुरुआत करना भविष्य में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने को लेकर बेहतरीन साबित हो सकती है। बजट में पूर्वी भारत के लिए 4000 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा की गई है। राजधानी होने के नाते रांची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेड़े में नई ई बसें जुड़ने की पूरी संभावना है। आधी आबादी ने कहा कि हम मध्यम वर्गीय परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी शिक्षा और स्वास्थ्य में होती है। दोनों में सरकार की ओर से राहत दी गई है, लेकिन घरेलू सामग्रियों में कोई राहत नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। महिलाओं को हर बजट में इस क्षेत्र पर हमेशा ध्यान रहता है। उन्होंने कहा कि माइक्रोवेव से लेकर मोबाइल फोन सस्ते होने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बचत को लेकर महिलाओं के लिए विशेष कुछ नहीं है। अगर बजट में हम महिलाओं के नाम पर निवेश और बचत की योजनाओं में टैक्स पर राहत मिलती तो घर की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती थी। ईडी ने जेपीएससी घोटाले में आरोपित पुलिस प्रशासनिक अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा। प्रवर्तन निदेशालय ने जेपीएससी 2 घोटाले में ECIR दर्ज करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के बिंदु पर जांच तेज कर दी है। ईडी ने इस मामले में सीबीआई द्वारा आरोपित झारखंड पुलिस और प्रशासन के 28 अधिकारियों के सिलसिले में विस्तृत जानकारी मांगी है। ईडी द्वारा मांगे गए ब्यौरे में इन अधिकारियों द्वारा घोषित संपत्ति का ब्यौरा भी शामिल है। सीबीआई द्वारा जेपीएससी 2 में हुए घोटाले की जांच के बाद आरोप पत्र दायर किया जा चुका है। आरोपित सभी 28 अधिकारी फिलहाल जमानत पर हैं। सीबीआई ने कुल 60 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। इसमें जेपीएससी के 6 अधिकारी, ग्लोबल इंफॉर्मेटिक्स के 1 गलत तरीके से सफल घोषित 28 परीक्षार्थी और 25 परीक्षक शामिल थे। ईडी ने ECIR में इन सभी को अभियुक्त बनाया है। गलत तरीके से सफल होकर अफसर बने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अब ADM रैंक में प्रोन्नत हो चुके हैं, जबकि राज्य पुलिस सेवा के 2 अधिकारी प्रोन्नत होकर IPS रैंक में नियुक्त हो चुके हैं। डंपिंग प्लांट की आड़ में चल रहा था अवैध बालू कारोबार, 6 हाईवा जब्त। लोहरदगा जिले के सेना थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार का बड़ा मामला सामने आया है। डंपिंग प्लांट की आड़ में संगठित तरीके से बालू का अवैध उत्खनन और परिवहन किया जा रहा था। पुलिस की छापेमारी में मौके से बालू लदे 6 हाईवा वाहन जब्त किए गए हैं, जिससे अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई भड़गांव नंदगांव पथ पर स्थित BTIPL डंपिंग प्लांट परिसर में की गई है। बताया जा रहा है कि इस प्लांट को निर्माण सामग्री तैयार करने के लिए स्थापित बताया गया था, लेकिन इसकी आड़ में लंबे समय से बालू का अवैध भंडारण और रांची की ओर परिवहन किया जा रहा था। पुलिस कार्रवाई के बाद इस गोरख धंधे का खुलासा हुआ। लोहरदगा के पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी को गुप्त सूचना मिली थी कि सेना थाना अंतर्गत भड़गांव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध बालू उत्खनन और ढुलाई हो रही है। सूचना की पुष्टि के बाद एसपी ने सेना थाना प्रभारी नीरज झा को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। निर्देश के आलोक में पुलिस टीम ने छापेमारी कर मौके से 6 हाईवा वाहन जब्त किए हैं, जिनमें अवैध रूप से बालू लदी हुई थी। पुलिस ने वाहन चालकों से बालू से संबंधित वैध कागजात की मांग की, लेकिन कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।